नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। बिहार विधानसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर 88.81% हुई। पनडुब्बी रोधी युद्धक प्रणाली से लैस स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस कवरत्ती आज नौसेना में शामिल किया जाएगा। अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय दल तेलंगाना में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए राज्य का दौरा करेगा। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हराया। समाचार प्रभात में मुकेश कुमार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। 16 जिलों की 71 सीटों के लिए 29 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता अपने उम्मीदवारों के समर्थन में कई चुनावी रैलियां कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना के बख्तियारपुर और खुसरूपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने बिहार के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। इससे बिहार के गांव-गांव में बदलाव आया है। जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्वी चंपारण के केसरिया में कहा कि यदि उनके गठबंधन की सरकार बनती है तो ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे युवक और युवतियों को रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े। आरजेडी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने सासाराम और औरंगाबाद के चुनावी सभा में आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश सरकार के पास न कोई विजन है और न ही कोई मिशन। आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के अलावा वामपंथी दलों के नेता भी अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी रैली और रोड शो कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव के लिए कुल 1411 नामांकन पत्र भरे गए हैं। नामांकन पत्रों की जांच का काम जारी है। शुक्रवार तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इस चरण में 15 जिलों के 78 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा। इस बीच राज्य विधान परिषद की 8 सीटों के लिए चुनाव आज कड़ी सुरक्षा के बीच हो रहा है। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। निर्वाचन आयोग ने मतदान के दौरान कोविड-19 के मानकों का पालन करने का निर्देश दिया है। 8 सीटों में 4-4 सीटें स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों और अध्यापक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए हैं। स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 14 उम्मीदवार मैदान में हैं और इसके लिए कुल 4,07,889 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। उधर 40,013 पंजीकृत मतदाता अध्यापक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 8 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतगणना 12 नवंबर को होगी। चुनावी प्रक्रिया 14 नवंबर तक पूरी हो जाएगी। लद्दाख स्वायत्त शासी पर्वतीय विकास परिषद लेह की 26 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इस पर्वतीय विकास परिषद के चुनाव पहली बार हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लद्दाख स्वायत्त शासी पर्वतीय विकास परिषद का वर्तमान कार्य 30 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। 30 सदस्यीय सामान्य परिषद में 26 सीटों के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं। 4 सदस्यों को मुख्य अल्पसंख्यक समुदायों से नामित किया जाता है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जिला निर्वाचन अधिकारियों ने लेह जिले में मतदान के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। मतदान ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों में सेक्टर मजिस्ट्रेट सहित 30% महिलाएं शामिल हैं। समुद्र तल से औसतन 12,000 फीट ऊंचाई पर 89,845 मतदाता आज अपना वोट डालने जा रहा है। 2015 में पिछली बार काउंसिल के चुनाव से योग्य मतदाताओं का संख्या में 11% वृद्धि हुई है। 3 प्रमुख राजनीतिक दलों बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के कुल 94 उम्मीदवार, जिनमें से 23 स्वतंत्र उम्मीदवार भी शामिल है। लेह हिल काउंसिल की 26 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 30 सदस्यीय एलएचडीसी लेह सामान्य परिषद का गठन करने के लिए 4 पार्षद को नामित किया जाता है। एंजन डोलमा के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए लेह से रमेश चंद्रा।
मणिपुर में विधानसभा की 5 सीटों पर उपचुनाव में 15 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। राज्य के कृषि मंत्री ओनम लुखोई सिंह वांगोई विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। नाम वापस लेने की कल अंतिम तिथि है। वोट 7 नवंबर को डाले जाएंगे और मतों की गिनती 10 नवंबर को होगी। निर्वाचन आयोग ने राज्यों में चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा भीड़ से बचने के नियमों के पालन में ढिलाई बरतने को गंभीरता से लिया है। आयोग ने राजनीतिक दलों को फिर सलाह दी है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान पूरी सतर्कता और सावधानी बरती जाए। आयोग ने कहा कि राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों और जिले के अन्य अधिकारियों को चाहिए कि वे जिम्मेदार उम्मीदवारों और आयोजकों के खिलाफ उपयुक्त कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई करें। चुनाव वाले राज्यों की सरकारों और मुख्य चुनाव अधिकारियों को अलग से चुनाव संबंधी दिशा निर्देशों के सख्ती से अनुपालन के निर्देश जारी किए गए हैं। सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तर के राजनीतिक दलों के महासचिवों और अध्यक्षों को लिखे पत्र में आयोग ने कहा कि सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियम का खुला उल्लंघन करते हुए जनसभाओं में भारी भीड़ एकत्र करने की कई घटनाएं सामने आई हैं। आयोग को पता चला है कि राजनीतिक दलों के नेता और प्रचारक बिना मास्क पहने भीड़ को संबोधित कर रहे हैं। आयोग ने कहा कि इस तरह के उदाहरण दिशा निर्देश का पूरी तरह उल्लंघन है। सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर अब 88.81% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 61,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 67,95,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर में निरंतर सुधार होने से संक्रमित लोगों की संख्या में कमी आई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 54,044 नए मरीजों की पुष्टि हुई। अब देश में कोविड-19 के मामले 76 लाख से अधिक हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार की प्रभावी रणनीति और टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की पहल से ठीक होने वालों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर में कमी आई है। इस समय भारत में मृत्यु दर 1.51% है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे कम मृत्यु दर में से एक है। पिछले 24 घंटे के दौरान 717 रोगियों की मौत होने से देश में मरने वालों की संख्या 1,15,914 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान 10,83,000 से अधिक कोविड जांच की गई। अब तक देश में 9,72,00,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में कल मध्य प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों से वर्चुअल बातचीत की। उन्होंने राज्य के अधिकारियों से आने वाली सर्दी और त्योहारों के मौसम में सावधानी बरतने को कहा है। केंद्रीय मंत्री ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए लोगों को और जागरूक करने की आवश्यकता पर बल दिया। एक रिपोर्ट। डॉक्टर हर्षवर्धन ने मध्य प्रदेश में कोविड की स्थिति की देश की स्थिति के साथ समीक्षा करते हुए कहा कि इस समय देश में रिकवरी दर 89% है, जबकि मध्य प्रदेश ने 90.55% की रिकवरी दर हासिल कर ली है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश के कुल सक्रिय मामलों में मध्य प्रदेश की भागीदारी 10% से घटकर 2% रह जाने के लिए भी बधाई दी। उन्होंने इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, खरगोन और उज्जैन में स्थिति में और सुधार के लिए अधिक सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। राज्य के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को बताया कि राज्य में सहयोग से सुरक्षा नामक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके जरिए आम लोगों को कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को कोविड वैक्सीन के सुचारू और त्वरित वितरण के लिए उठाए जा रहे कदमों से भी अवगत कराया। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। छत्तीसगढ़ में कोविड से निपटने की सुविधाओं का जायजा लेने के लिए 3 सदस्यों का एक केंद्रीय दल इस समय राज्य के दौरे पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव ऋचा शर्मा के नेतृत्व में इस दल में मंत्रालय के संयुक्त निदेशक डॉक्टर सुनील गिट्टे और एम्स रायपुर में पल्मोनरी विभाग के डॉक्टर रंगनाथन हैं। दल की प्रमुख ऋचा शर्मा ने बताया कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य उन क्षेत्रों का आकलन करना है जहां महामारी से निपटने में छत्तीसगढ़ को विशेष सहायता की जरूरत है। केंद्र और राज्य मिलकर के कोरोना पैंडेमिक के मैनेजमेंट का कार्य कर रहे हैं। प्रयास यही है कि राज्य को किस किस्म के अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता है और एक असेसमेंट का काम भी हमें करना था। तो हमारा उद्देश्य था कि कुछ जिले जहां पर इंडिकेटर्स जो हैं जिन्हें देख करके लगता है कि कुछ अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता है, हमने उन जिलों का भी विजिट किया है और हमने अनेक स्तर के अस्पतालों का भी विजिट किया, चाहे कोविड केयर सेंटर हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल हो। हमने जिला स्तर पर जो मैनेजमेंट के प्रयास किए गए हैं, होम
आइसोलेशन के पेशेंट्स के घर जा करके भी हमने बात की, ये देखने के लिए कि जो व्यवस्थाएं सृजित की गई हैं उनका वास्तविक धरातल पर क्रियान्वयन कैसा चल रहा है। गुजरात में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 1137 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। राज्य में स्वस्थ होने की दर 89.03% हो गई है। गुजरात में संक्रमण के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 1,62,985 हो गई है। दूसरी ओर 1,43,107 मरीज अब तक इस संक्रमण से ठीक भी हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 1,180 मरीजों के ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में अब तक 55,32,000 लोगों का परीक्षण किया जा चुका है। कल संक्रमण के सबसे अधिक 239 नए मामले सूरत में दर्ज हुए, जबकि अहमदाबाद में 177 नए मामले सामने आए। इस वक्त राज्य में 14,215 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 75 मरीज वेंटिलेटर पर है। कल 9 मरीजों की मृत्यु के साथ राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 3,663 हो गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। तमिलनाडु में कोरोना के रोगियों की संख्या घटकर 35,480 हो गई है। राज्य में इसके नए संक्रमितों की संख्या भी कम हुई है और अब 3,086 तक पहुंच गई है। इस बीच आगामी त्योहारों को देखते हुए राज्य सरकार ने दुकानों, होटलों और व्यापारिक परिसरों में कामकाज का समय रात 10 बजे तक बढ़ा दिया है। राज्य में व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कामकाज के समय में ढील देने का उद्देश्य त्योहार के मौसम में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इस बीच चेन्नई में कराए गए सीरो सर्वे के दूसरे चरण के परिणाम भी जारी कर दिए गए हैं। शहर में 32% से अधिक आबादी में कोरोना की एंटीबॉडी पाए जाने का पता चला है। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किए गए सर्वे के दूसरे चरण में 6,389 नमूने एकत्र किए गए। इनमें से 2,062 में इम्यूनोग्लोबुलिन जी नाम के एंटीबॉडी की पहचान हुई। डॉक्टरों के अनुसार लोगों में एंटीबॉडी पाए जाने से पता चलता है कि उन्हें जाने अनजाने में वायरस का संक्रमण हो चुका है और वे स्वस्थ भी हो चुके हैं। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से धर्मेंद्र। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अरे भाई, सुना तुमने? अरे इस मुश्किल समय में सरकार ने हम कामगारों की मदद के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। कौन सा कदम? पात्रता के नियमों में छूट के साथ ESIC ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत मिलने वाली राहत राशि को बढ़ाकर दुगना कर दिया है। हाँ, अच्छा, पात्रता की शर्तों को पूरा करने वाले जरूरतमंद बीमित व्यक्ति राहत के लिए ऑनलाइन दावा www.esic.in पर करें। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी ESIC शाखा कार्यालय से संपर्क करें या फिर टोल फ्री नंबर 1800-112526 पर कॉल करें। चिंता से मुक्ति। Hey girls! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आपके लिए लेकर आता है एम्प्लॉयमेंट न्यूज। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग के सहयोग से प्रसारित इस कार्यक्रम में खाली पदों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, दाखिला सूचना और परिणामों के बारे में जानकारी के साथ ही विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है। इसे आप रोजाना शाम 4:20 पे FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों और हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। हिंदी में रोजगार समाचारों के लिए सुने हमारा कार्यक्रम परिक्रमा प्रतिदिन शाम 4:30 बजे। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। बिहार विधानसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 88.81% हुई। पनडुब्बी रोधी युद्धक प्रणाली से लैस स्वदेशी युद्धपोत INS कवरत्ती आज नौसेना में शामिल किया जाएगा। अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल तेलंगाना में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए राज्य का दौरा करेगा और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हराया। पनडुब्बी रोधी युद्धक प्रणाली से लैस युद्धपोत INS कवरत्ती को आज भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा।
सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे विशाखापट्टनम में युद्धपोत को नौसेना में शामिल करेंगे। प्रोजेक्ट 28 कमोर्ता श्रेणी के तहत निर्मित आईएनएस कवरत्ती पूर्ण रूप से स्वदेशी 4 युद्धपोतों में अंतिम है। रडार से बच निकलने में सक्षम और बेहद ताकतवर इस युद्धपोत का डिजाइन नौसेना के डिजाइन महानिदेशालय ने तैयार किया है और इसका निर्माण कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स ने किया है। ये युद्धपोत नौसेना और इसे बनाने वाली कंपनी की देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बढ़ती क्षमता का प्रतीक है। इस युद्धपोत से नौसेना की युद्धक तैयारियों की क्षमता में और बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार का 5 सदस्यों का अंतर मंत्रालय दल आज तेलंगाना का दौरा करेगा। ये दल वहां हाल में हुई भारी बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करेगा। तेलंगाना के हैदराबाद और कुछ अन्य हिस्सों में पिछले सप्ताह भारी बारिश और बाढ़ से जबरदस्त नुकसान हुआ है। संयुक्त सचिव प्रवीण वशिष्ठ के नेतृत्व में तेलंगाना जा रहे दल में वित्त मंत्रालय के अधिकारी आरबी कौल, कृषि मंत्रालय के मनोहरन, भूतल परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के एसके कुशवाहा के अतिरिक्त जल शक्ति मंत्रालय के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। ये दल हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा आपदा से बुरी तरह प्रभावित कुछ और जिलों का दौरा करेगा। इस बीच मौसम विभाग ने सूचना दी है कि राज्य में अगले 2 दिन तक अलग अलग जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राज्य में किसानों को वर्षा से हुए नुकसान की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार किसानों के पुनर्वास के हर संभव पहल करेगी। उन्होंने किसानों से अपील की कि इस संकट की घड़ी में संयम न खोएं और सरकार पर विश्वास करने की अपील की। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हाल ही में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से प्रभावित किसानों को फिर से खड़ा करने के लिए राज्य सरकार अपनी पूरी ताकत लगाएगी। उस्मानाबाद जिले में हुई हानि का ब्यौरा लेने के बाद उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे हिम्मत न हारे। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही मंत्रिमंडल बैठक में किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा करेगी। बारिश और बाढ़ के दौरान 128 लोगों की जान बचाने के लिए तथा जल्द से जल्द पंचनामे की प्रक्रिया का अमल करने के लिए उन्होंने जिला प्रशासन की सराहना की। उन्होंने प्रशासन से कहा कि बारिश के बदलते पैटर्न को ध्यान में रखकर भविष्य में आपदा प्रबंधन करे। उन्होंने इस वक्त कुछ पीड़ित किसानों से बातचीत करके उन्हें राहत देने की कोशिश की और प्रातिनिधिक तौर पर सरकार की ओर से मदद के लिए कुछ किसानों को 30,000 रुपए के धनादेश प्रदान किए। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज अधिनियम 1989 को जम्मू कश्मीर में लागू करने की मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस पहल से देश के अन्य राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर में भी त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू हो जाएगी। ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और अब जिला पंचायत, ऐसी पूरी त्रिस्तरीय रचना जो पंचायत राज के कानून में निहित है वो अब कश्मीर में भी लागू होगी। और जम्मू कश्मीर में अपने जिले के विकास की योजना बनाना, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग करना, उस पर अमल करना, उसके लिए आर्थिक सत्ता भी उनको मिलेगी। अभी चुनाव की प्रक्रिया जल्दी शुरू होगी और लोग चुनाव से अपने प्रतिनिधि चुनेंगे। प्रधानमंत्री ने कश्मीर में और गृह मंत्री जी ने संसद में ये वादा किया था कि त्रिस्तरीय पंचायत समिति की रचना हम लागू करेंगे। इस निर्णय से पूरी हो गई। मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में चालू सत्र में सेब की खरीद के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना के विस्तार को भी मंजूरी दी। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड सेब की खरीद करेगा। इस योजना के तहत 12 लाख मीट्रिक टन सेब की खरीद की जा सकती है। सेब उत्पादकों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए भुगतान किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए नेफेड को 2,500 करोड़ रुपए की सरकारी गारंटी के उपयोग की अनुमति दी है। खरीद प्रक्रिया में किसी भी तरह के नुकसान को केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन बराबर वहन करेंगे। इस निर्णय से सेब उत्पादकों को अच्छा मूल्य और जम्मू कश्मीर के किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी सुनिश्चित होगी। साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मंत्रिमंडल ने 2019-20 के लिए केंद्र सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस को भी मंजूरी दी। श्री जावड़ेकर ने बताया कि ये बोनस विजयदशमी से पहले एक ही किश्त में दिया जाएगा।
3,737 करोड़ रुपीस का बोनस का भुगतान तुरंत शुरू होगा। 30 लाख कर्मचारियों को जो नॉन गैजेटेड है, 17 लाख कर्मचारियों को 2,791 करोड़ इतना बोनस मिलेगा। 13 लाख कर्मचारियों को नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस मिलेगा और उन्हें भी 906 करोड़ रुपीस बोनस के उपलक्ष्य में मिलेंगे। सरकार ने कहा है कि उसने इस वर्ष की रबी फसलों में से प्याज का सुरक्षित भंडार रख लिया है। प्याज की कीमतें सामान्य बनाने के लिए सरकार सुरक्षित भंडार से सितंबर महीने के दूसरे पखवाड़े से सफल, केंद्रीय भंडार और एनसीसीएफ तथा राज्य सरकारों को प्रमुख मंडियों के जरिए चरणबद्ध तरीके से प्याज उपलब्ध करा रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि कीमतों पर नियंत्रण के लिए अगले कुछ दिनों में और उपाय किए जाएंगे। सरकार ने पिछले महीने बाजारों में प्याज आने से पहले उचित दर पर घरेलू उपभोक्ताओं को प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। मंत्रालय ने कहा है कि एक तरफ जहां कीमतें कुछ सीमा तक कम करने के लिए कदम उठाए गए हैं, वहीं महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे प्याज उत्पादक प्रमुख राज्यों में भारी वर्षा से प्याज की फसलों को काफी नुकसान पहुंचने से भी कीमतों पर असर पड़ा है। मंत्रालय ने कहा है कि इस खरीफ मौसम के दौरान लगभग 37 लाख मीट्रिक टन प्याज के मंडियों में आने की संभावना है, जिससे बढ़ती कीमतें कम करने में मदद मिलेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कल असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से फोन पर बात कर असम मिजोरम सीमा की मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने सीमा पर तनाव कम करने के लिए राज्य सरकार की कार्रवाई के बारे में जानकारी ली। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय ने असम मिजोरम सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। श्री सोनोवाल ने गृह मंत्री को सीमा पर स्थिति सामान्य बनाए रखने के लिए असम सरकार के कदमों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा मुद्दे के समाधान के लिए सरकार के वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों की बातचीत पहले ही शुरू की जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में आज महाषष्ठी के पवित्र पर्व में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लेंगे और लोगों को शुभकामनाएं देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुर्गा पूजा एक पवित्र अवसर है, जिसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि हम शक्ति, खुशहाली और अच्छे स्वास्थ्य के लिए मां दुर्गा से प्रार्थना करते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने कल देश के पहले हाई क्वालिटी खादी फैब्रिक फुटवेयर का शुभारंभ किया। ये फुटवेयर खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने डिजाइन किए हैं। ये फुटवेयर रेशम, कपास और ऊन जैसे खादी फैब्रिक से बनाए गए हैं। श्री गडकरी ने ई पोर्टल www.khadiindia.gov.in के जरिए खादी फुटवेयर की ऑनलाइन बिक्री भी शुरू की। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी ने कहा है कि पूंजी बाजारों में सुधार की स्थिति देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ बड़े शेयरों में ही सुधार नहीं हुआ है, बल्कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी सुधरे हैं। उन्होंने कहा कि नियामक संस्था की ओर से समय से निर्णय लिए जाने के कारण महामारी के दौरान बाजार में उतार चढ़ाव को नियंत्रण में रखने में मदद मिली। उन्होंने ये भी कहा कि बोर्ड सभी तरह की स्थितियों से निपटने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के श्रमिकों के कल्याण की दिशा में एक विशेष कदम उठाते हुए उनको ऐतिहासिक और धार्मिक यात्राओं के लिए वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार श्रमिकों की पुत्रियों को पुस्तकें खरीदने के लिए भी धनराशि देगी। श्रमिकों को धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन के लिए स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना के तहत 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद की बैठक में ये भी तय किया गया कि महादेवी वर्मा पुस्तक क्रय आर्थिक सहायता योजना के तहत कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की उच्च शिक्षा में अध्ययनरत बेटियों को किताबें खरीदने के लिए 7500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही सरकार श्रमिकों के ऐसे बच्चों को भी जो कि खेल में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं प्रोत्साहन राशि भी देगी। उनका जिला स्तर पर चयन होने पर 10,000 रुपए, राज्य स्तर पर 25,000 रुपए, राष्ट्रीय स्तर पर 50,000 रुपए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चयन होने पर 1 लाख रुपए की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। आईपीएल क्रिकेट में कल रात अबू धाबी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हरा दिया। कोलकाता ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर मात्र 84 रन ही बनाए।
मोहम्मद सिराज ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया और वे आईपीएल मैच में 2 मेडन ओवर फेंकने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। बेंगलौर ने 14वें ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। दुबई में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब मुकेश से सुनिए आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां। जी हां प्रियंका, सबसे पहले बोनस की बात करते हैं। दशहरे से पहले दिवाली, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कर्मचारियों को बोनस की घोषणा राजस्थान पत्रिका सहित सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार 30 लाख गैर राजपत्रित कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। 1 सप्ताह में खाते में ट्रांसफर होगी रकम। मध्य वर्ग के हाथ में पैसा आने से बाजार में बढ़ेगी मांग। अमर उजाला ने बताया है, मोरिटोरियम का पैसा देगी सरकार, बैंकों को करेगी भुगतान, कर्जदारों पर नहीं पड़ेगा बोझ। कोरोना संक्रमण की वजह से आरबीआई ने 1 मार्च से 31 अगस्त तक मोरिटोरियम की अवधि लागू की थी। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भटककर भारतीय सीमा में आए चीनी सैनिक को लौटाए जाने की खबर भी अधिकांश अखबारों में है। हिंदुस्तान ने संदेश शीर्षक से लिखा है, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दशहरे पर सिक्किम में चीन सीमा पर करेंगे शस्त्र पूजा। बिहार में विधानसभा चुनाव और कुछ अन्य राज्यों में उपचुनाव से जुड़ी खबरों पर भी अखबारों की नजर है। जनसत्ता ने निर्वाचन आयोग की कड़ी चेतावनी देते हुए लिखा है, प्रचार के दौरान 2 गज दूरी न मानने पर होगी कार्रवाई। हरिभूमि ने लिखा है, शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला, शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी और टीईटी प्रमाण पत्र आजीवन बना रहेगा वैध। पहले 7 साल थी वैधता। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, क्या शिक्षण संस्थानों पर लागू होगा उपभोक्ता कानून, सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार, अपील स्वीकार की। भारत अब खुद तय करेगा सोने के भाव। दैनिक जागरण के आर्थिक पन्ने की खबर के अनुसार भारत में जल्द इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज शुरू होने जा रहा है, जहां सोने चांदी के स्पॉट ट्रेड हो सकेंगे। दैनिक भास्कर ने भारतीय वायुसेना की पहली महिला विंग कमांडर डॉक्टर विजय लक्ष्मी के निधन का समाचार दिया है। अमर उजाला की खबर है, पाकिस्तान में पुलिस ने सेना के खिलाफ खोला मोर्चा, सेना पर सिंध के आईजी अगवा करने का आरोप। हिंदुस्तान का कहना है, पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दामाद की गिरफ्तारी के बाद आया सियासी भूचाल। बच्चों का ब्लड शुगर घटा रहे एल्कोहल वाले सैनिटाइजर। राजस्थान पत्रिका के अनुसार 70% से ज्यादा एल्कोहल वाले ज्यादा खतरनाक। संयुक्त राष्ट्र की व्यापार और विकास संबंधी समिति ने कहा है कि विश्व व्यापार में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 7 से 9% की कमी होने की संभावना है। व्यापार रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि अगले कुछ महीनों में कोविड महामारी फिर बढ़ती है तो नीति निर्धारकों के लिए खराब माहौल तैयार होगा और व्यापार नीति संबंधी प्रतिबंध अचानक बढ़ जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार विधानसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 88.81% हुई। पनडुब्बी रोधी शुद्धक प्रणाली से लैस स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस कवरत्ती आज नौसेना में शामिल किया जाएगा। अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय दल तेलंगाना में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए राज्य का दौरा करेगा। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।